हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। माई सेल्फ मिस्टर अमित सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सॉइल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सॉइल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चलिए उनका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। पल्स क्राफ्ट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो कौन सी पल्स क्राफ्ट है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती। क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्स क्राफ्ट हु डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कौन सी पल्स क्राफ्ट फिक्स नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे राजमा, पी, ग्राम और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो पी करता है, पी में जो है कि मटर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ग्राम भी करता है। ठीक है, और राजमा जो ऐसा है जो नहीं करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राजमा, यानी कि ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इज। कास्टिक सोडा सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो इसको समझेंगे। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये अमोनियम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है NH4OH। ठीक है, ये KOH है, ये NaOH। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी NaOH को ही कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो है कि हमारा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन ए देखिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, NaOH यानी कास्टिंग सोडा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी का बेकिंग पाउडर बनता है, इसी से जो है कि सर्फ बनाते हैं, यानी सर्फ को लोग सोडा भी कहते थे पहले ज़माने में, सर्फ सोडा। ठीक है, तो सर्फ सोडा को ही जो है कि बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है सोडियम NaHCO3। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजोला इज अ वाइडली यूज बायो फर्टिलाइजर इन। अजोला, अजोला एक जो है कि बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, अजोला एक जो है कि फर्न है और ये जो है कि बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, यानी अजोला एक बायोलॉजिकल एजेंट है। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल एजेंट्स विच आर यूज टू बी फर्टिलाइज द सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है, सॉइल के अंदर फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो अजोला जो है कि एक वाइडली यूज्ड बायो फर्टिलाइजर है। और किस क्रॉप में यूज होता है, तो अजोला जो है कि दोस्तों पानी लगे हुए एरिया में, जहाँ पानी लगा होता है उसी एरिया में जो है कि अजोला को जो है कि कल्चर किया जा सकता है। तो पानी किस खेत में लगता है, पानी लगता है राइस के क्रॉप में, मेज के क्रॉप में पानी भरा नहीं जाता है, व्हीट में भी पानी लंबे समय तक नहीं भरा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, राइस क्रॉप बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजोला फर्टिलाइजर वहीं पे राइस क्रॉप में ही यूज होता है और राइस क्रॉप में बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्लैक कॉटन सॉइल आर डेफिशिएंट इन। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या नहीं पाया जाता है, किसमें डेफिशिएंट होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में किसकी कमी होती है, किस न्यूट्रिएंट की कमी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो ऑप्शन है पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन जो है कि वहाँ पे डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन ब्लैक सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज। ब्लैक सॉइल में जो डोमिनेंट क्ले मिनरल होते हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंटली पाया जाता है, तो दोस्तों उसका एक ही नाम है मॉन्ट मोरिलोनाइट। कल भी आपको लेक्चर में बताया था मैंने कि ब्लैक सॉइल में या फिर क्ले सॉइल में जनरली आपका मॉन्ट मोरिलोनाइट
पाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। मॉन्ट मोलोनाइट आपका 2:1 टाइप का मिनरल है, यानी कि 2 सिलिका सीट और एक एलुमिना सीट। ठीक है, और ये आपका एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर, ब्लैक सॉइल जो है कि किसके लिए सुटेबल होता है? वेटलैंड एग्रीकल्चर के लिए, वेटलैंड एग्रीकल्चर, या फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, या दोनों, ए बी सी, ए बी, दोनों, वेटलैंड और ड्राई लैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक सॉइल क्या करता है, वाटर को ज़्यादा होल्ड करता है। तो वाटर को अगर ज़्यादा होल्ड करेगा सॉइल, तो वेट सॉइल में क्या होगा, वेट लैंड में पानी की कमी नहीं होती है, वेट लैंड में पानी ज़्यादा होता है, और ड्राई लैंड में पानी की कमी होती है। तो अगर ब्लैक सॉइल होगी तो ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए वो सुटेबल होगा। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है कि बेस्ट सुटेबल होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए। तो हमारा जो है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। ब्लैक सॉइल वाटर ज़्यादा होल्ड करता है, अगर वेट लैंड में हो जाएगा तो वाटर को होल्ड बहुत ज़्यादा करेगा और पानी लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो सुटेबल कहाँ होगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे। द रेड सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कल भी एक अलग क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो रेड सॉइल आर रेड, रेड सॉइल रेड क्यों होता है, किसके प्रेजेंस में, किसकी वजह से रेड सॉइल रेड होता है दोस्तों? तो कल भी बताया था आपको। आयरन हाइड्रोक्साइड गलत जवाब, लिमोनाइट गलत, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड की वजह से सॉइल का कलर रेड हो जाता है। ठीक है, सॉइल के ऊपर जो है कि आयरन के ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल का कलर रेड हो जाता है, लाल। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन रेड सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज, रेड सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है? इन रेड सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज, रेड सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट पाया जाता है? तो मॉन्ट मोलोनाइट, ये तो नहीं पाया जाता है, ये तो आपका क्ले में पाया जाता है। वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट भी नहीं पाया जाता है। और केओलिनाइट, तो केओलिनाइट ही आपका रेड सॉइल में पाया जाता है डोमिनेंट रूप से। अधिकतर जो है कि रेड सॉइल के अंदर केओलिनाइट ग्रुप के मिनरल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो बल्क डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर अगर हम सॉइल में ऐड करेंगे तो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ जाएगी, सॉइल में पोर स्पेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और पोर स्पेस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बल्क डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी। कल मैंने बताया था कि बल्क डेंसिटी जो है कि पूरे के पूरे सॉइल की डेंसिटी होती है, सॉइल के साथ साथ पोर स्पेस की भी डेंसिटी निकालते हैं, उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं। और जो पार्टिकल डेंसिटी होता है, केवल पार्टिकल पार्टिकल की डेंसिटी निकालते हैं। मान लीजिए आपका सॉइल है, तो सॉइल में से पूरे सॉइल का भी डेंसिटी, ये सॉइल पार्टिकल है बीच बीच में, तो पार्टिकल का भी डेंसिटी और पोर स्पेस का भी डेंसिटी, उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। अगर केवल पार्टिकल की डेंसिटी निकाली जाए तो उसको बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे सॉइल में तो क्या होगा कि पोरोसिटी बढ़ जाएगी, पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। और बल्क डेंसिटी का कम होना जो है कि सॉइल के फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने को दर्शाता है। बल्क डेंसिटी अगर कम होती है तो सॉइल का फिजिकल कंडीशन इम्प्रूव माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सॉइल इज ड्यू टू, ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर जो गैस गैस एक्सचेंज करती है, वो किसके वजह से होता है? तो वो दोस्तों डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन क्या करता है, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। मान लीजिए कोई कमरा है और उसमें जो है कि आपने सेंट का बोतल ऑन कर दिया, यानी कि स्प्रे कर दिया, सेंट स्प्रे कर दिया, तो सेंट के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन सेंट की ज़्यादा है, सेंट यानी परफ्यूम भाई, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे कमरे में फैल जाएगा।
तो वो क्या करता है कि डिफ्यूज डिफ्यूज होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीचों बीच, वो जो है कि डिफ्यूजन की वजह से होता है। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 to 10 मीटर स्क्वायर कॉल्ड एस। जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है सॉइल का, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या पेड बोलते हैं, या पेडॉन बोलते हैं, या सोलम बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल को जो है कि दोस्तों पेडॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी कि 1 से लेकर के 10 मीटर स्क्वायर का जो वॉल्यूम होता है उसको जो है कि पेडॉन बोलते हैं। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इज ए यूनिट, इज द एसआई यूनिट ऑफ। पास्कल जो है कि किसका एसआई यूनिट है? तो पास्कल जो है कि दोस्तों प्रेशर का यूनिट है। पी से पास्कल, पी से प्रेशर। ठीक है, तो एसआई यूनिट है पास्कल प्रेशर का। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे कि मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन। नाइट्रोजन जो है कि मुख्यतः किस रूप में एब्जॉर्ब होता है, किस रूप में प्लांट के द्वारा अपटेक होता है, यही क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन जो है कि मोस्टली दोस्तों नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक किया जाता है। ठीक है, मोस्टली प्लांट के द्वारा नाइट्रेट के फॉर्म में। देखिए पहला आपका दिया नाइट्राइट फार्म जो गलत है। अमोनियम फार्म ये भी गलत है। अमोनियम फार्म में कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं, जैसे राइस हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया। ये अमोनियम के फार्म में नाइट्रोजन अपटेक कर लेते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन में। लेकिन मेजर सोर्स में नाइट्रोजन जो है कि नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग टिक कर देंगे ऑप्शन सी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन। क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर को किस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए? तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर दोस्तों रिड्यूस जोन होता है, सॉरी ये ऑक्सीडाइज जोन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज जोन वाले एरिया में ही इसको वो करना चाहिए। ऑक्सीडाइज जोन जहाँ पे एरेशन ज़्यादा होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसी को ऑक्सीडाइज जोन बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर को ऑक्सीडाइज जोन में अप्लाई करना चाहिए, यानी कि ऐसे खेत में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे पानी कम लगता है, या फिर पानी जिसको कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो आपका ऑक्सीडाइज जोन होगा। जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है या फिर पानी भरा रहता है, वो आपका रिड्यूस जोन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर को कहाँ अप्लाई करना चाहिए दोस्तों? ऑक्सीडाइज जोन। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस जोन में किस फर्टिलाइजर को अप्लाई करना चाहिए? तो वो जो है कि अमोनिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में अप्लाई करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमोनिकल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन। क्वेश्चन आ गया वही दोस्तों कि अमोनिकल फर्टिलाइजर को किस जोन में, किस एरिया में अप्लाई करना चाहिए? तो उसका आंसर है रिड्यूस जोन। इसका भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रिड्यूस जोन। रिड्यूस जोन में जो है कि अमोनिकल फर्टिलाइजर को अप्लाई करना चाहिए। अभी अभी मैंने बताया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रॉप विच एब्सॉर्ब द अमोनिकल फार्म डायरेक्टली। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो अमोनिकल फार्म में नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर देते हैं? ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में डायरेक्टली ले लेते हैं? मोस्टली प्लांट जो है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से क्रॉप हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में ले लेते हैं? तो अमोनिकल फॉर्म में वही लेगा दोस्तों जो रिड्यूस जोन में होगा, यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा लगती होगी। जिस क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए होता है वही क्रॉप ऐसा करेगा। तो जैसे पैडी हो गया, राइस, पोटैटो हो गया। उसके बाद एक और क्रॉप आता है दोस्तों शुगर केन। ठीक है, शुगर केन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। तो ये दोस्तों ये जो तीनों क्रॉप हैं, ये जो है कि अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन अमोनिकल फॉर्म में भी अपटेक कर सकते हैं अगर पानी लगा होगा फील्ड में तब। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन। ठीक है, एपिकल बड डोमिनेंस यानी कि प्लांट का जो एपिकल बड होता है, जो जहाँ पे ग्रोथ करता है, ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का,
एपिकल बड उसको बोलते हैं। तो उसको डोमिनेट करने के लिए हार्मोन कौन है, उसको ग्रोथ कराने के लिए हार्मोन कौन है? तो उसके लिए दोस्तों जो है कि हार्मोन होता है ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ भी बिल्कुल आपका सही जवाब है। GA3 जो है कि नहीं होता है, GA3 फलों को GA3 जो है कि फास्ट ग्रोथ के लिए है राइस के। साइटोकाइनिन जो है कि इसका भी अलग रोल है। ठीक है, बताएंगे कभी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज्ड। ठीक है, सैलिनिटी का, सैलिनिटी यानी कि सलाइन कंडीशन, यानी कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का एडवर्स कंडीशन जो है कि प्लांट में क्यों देखने को मिलता है? ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज, किसके वजह से एडवर्स कंडीशन देखने को मिलता है? तो वो दोस्तों जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है सैलिनिटी का। होता क्या है मित्रों कि मान लीजिए ये गमला है, ठीक है, और इस गमले में जो है कि आपने नमक का पानी घोल के डाल दिया है, और इसी में प्लांट लगा हुआ बेचारा। ठीक है, इसी गमलवा में आप नमक का पानी घोल के डाल दिए, तो क्या हो गया, इसके अंदर सैलिनिटी बढ़ गई, साल्ट ज़्यादा हो गया गमले के अंदर, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। और इस प्लांट के अंदर का जो सैप है, उसके अंदर का जो लिक्विड है, उसका कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे जो है कि ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोटिक की प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट सैप है वो जो है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसके वजह से प्लांट आपका सूख जाता है। और ये जो है कि जो घटना होती है ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होती है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए सैलाइन कंडीशन में, सैलाइन सॉइल में प्लांट जो है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते और बढ़िया प्रोडक्शन नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, हाँ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है कि सैप का या फिर वाटर का मूवमेंट हो जाता है, और प्लांट अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय ICAR। तो सॉइल को जो क्लासिफाई किया गया ICAR के द्वारा, तो कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया सॉइल को, क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो जो है कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 ग्रुप। ठीक है, ICAR के द्वारा सॉइल क्लासिफिकेशन में 8 ग्रुप में सॉइल को डिवाइड किया गया है। तो इसको समय नहीं व्यतीत करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर इन इंडिया इज। ठीक है, इंडिया में जो है कि बनने वाला पहला मैन्युफैक्चर होने वाला फर्टिलाइजर कौन है? तो DSP, MOP, यूरिया, SSP। तो सबसे पहले जो बना था यूरिया फर्टिलाइजर, वो सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP बनाया गया था। तो याद रखेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट या यही जो है कि पहला मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस फॉर्म इनटू, यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस फॉर्म इनटू। ठीक है, कहने का मतलब है कि यूरिया जो है कि यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस फॉर्म्स इनटू, यूरिया जो है कि यूरियस के प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो यूरिया जब यूरियस के साथ होता है, तो वो जो है कि कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कार्बामेट में। ठीक है, तो उस ऑप्शन बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूरिया जो है यूरियस के प्रेजेंस में अमोनियम कार्बामेट में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों अमोनियम कार्बामेट पहला जो है कि कार्बन है जिससे जो है कि यूरिया बनता है। ठीक है, और यूरिया आपका जो है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ठीक है, यूरिया आप कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज यूज टू एक्सप्रेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कि किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो पीएच को मेजर करने किया जाता है, गलत जवाब। सैलिनिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, बोथ गलत, नन ऑफ दिस गलत। तो पीएच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कि साल्ट को मेजर करता है। ठीक है, साल्ट क्या करता है, साल्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कि सैलिनिटी को, साल्ट को जो है कि एक्सप्रेस करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस, यूएसए पहली कंट्री है जो इंट्रोड्यूस की थी, क्या इंट्रोड्यूस की थी?
जीरो टिलेज को, झूम कल्टीवेशन को, कन्वेंशनल टिलेज को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूएसए ने जो है कि सबसे पहले जीरो टिलेज को इन्वेंट किया था, जीरो टिलेज का जो है कि इंट्रोड्यूस किया था। जीरो टिलेज का जो कंसेप्ट आया था वो यूएसए से आया था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आया था। आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चले हैं हम लोग और काफ़ी रात हो गया है तो थोड़ी आवाज़ भी धीमे धीरे बोल रहा हूँ। स्टेरिलिटी इन वीट ड्यू टू, ठीक है, और वीट में स्टेरिलिटी किसकी वजह से आती है, किसकी कमी से आती है? तो क्या वो मॉलिब्डेनम की कमी से आती है, क्या आयरन की कमी से आती है, या फिर बोरान की कमी से होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वीट में जो बाजपन या फिर वीट में जो स्टेरिलिटी आती है वो दोस्तों जो है कि बोरान की वजह से आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज के 25 क्वेश्चन मैंने तो की कंप्लीट कर दिए दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए, जनरल एग्रीकल्चर को स्ट्रांग करते रहिए, मेरा वीडियो देखिए, और निश्चित रूप से डेली मैं वीडियो डालता रहूँगा मित्रों, आपके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।